हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा एमसीक्यूज़ के ऊपर। लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। 3-4 लेक्चर्स आए इसके, तो आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो लेक्चर्स देखें। फिर एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने पहले भी लाए हुए हैं एक लेक्चर में, तो आई होप आपको समझ आ रही है इसकी। तो ये एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ होगी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हर एक लेक्चर के बाद क्या करेंगे, उसके साथ साथ में एमसीक्यूज़ भी हम चलाते रहेंगे। तो आज लाइव प्रोसेस के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके जो बचेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो भी लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ का जो सेशन है, दूसरा पार्ट है ये एमसीक्यूज़ का, वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्या बोलता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज़ नोन एज। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा है किडनी का। हमने एक्सक्रीशन का जो टॉपिक है वो पढ़ा हुआ है। लास्ट लेक्चर हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था, तो उसमें मैंने समझाया था आपको कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है या जो बेसिक यूनिट होता है वो कौन सा होता है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन क्या है आपके साथ, आपके सामने ऑप्शन है नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल या पल्मोनरी वेन। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट में। तो अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन वो यूनिट होता है किडनी का जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। तो ये यहाँ पे कुछ वेन्स दी हुई है, तो बोलता है ये इनमें से सारी वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक वेन ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए हुए आपके पास, हिपैटिक वेन, सबक्लेवियन वेन, पल्मोनरी वेन और पोर्टल वेन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तब हमने जब हमने क्या पढ़ा था, ये ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था वेन्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो पल्मोनरी वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, लाइफ ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन ब्लड इज ऑफ। आरबीसीज क्या थे, ब्लड में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिस्क शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेड कलर के होते हैं, जिनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइफ कितनी होती है, ऑप्शन क्या दिए आपके पास, 30 डेज, 60 डेज, 120 डेज या 15 आवर्स। तो जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं इनको, इनकी लाइफ कितनी होती है, 120 डेज़ की। ठीक है, 120 डेज़ तक ये लाइव रहते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर और बनते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, स्लाइवा इन मैन इज। तो ह्यूमन बींग्स में जो स्लाइवा होता है माउथ में जो प्रेजेंट होता है, जहाँ से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। तो स्लाइवा जो होता है ह्यूमन बींग्स का, जो स्लाइवा होता है वो उसकी नेचर क्या होती है, वो एसिडिक होता है, अल्कलीन होता है, न्यूट्रल होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो क्या लगता है आपको स्लाइवा की नेचर क्या होगी, इसका सही आंसर है अल्कलाइन होता है। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोलता है, 5th क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन ह्यूमन बॉडी इज। सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में था द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का रेशियो क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो होता है इतना। ऑप्शन 3 होगा इसका, 500:1। 500:1 रेशियो होगा आरबीसीज इज टू डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑर्गन है या कौन सा पार्ट है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। मतलब आरबीसीज वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, या उनकी लाइफ जो है वहाँ पे एंड होती है इस वाले ऑर्गन में। तो कौन से वाले ऑर्गन में है आपके पास, ऑप्शन क्या है, लीवर है, बोन मैरो है, स्प्लीन है, अपेंडिक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन
ऑर्गन है जहाँ पे आरबीसीज की लाइफ जो है वो एंड हो जाती है, ठीक है। जब आरबीसीज का फंक्शन ओवर हो जाता है, उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो ये स्प्लीन क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक। बोलता है अगर ह्यूमन ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, एसिड मतलब पीएच, जो पीएच लेवल होगा ब्लड का वो लो हो जाएगा। देखो जो पीएच वैल्यू होती है ना, तो वो एसिडिक के लिए क्या होती है, वो एसिडिक के लिए डिफरेंट होती है, और जो बेसिक मटेरियल होते हैं या जो बेसिस होती हैं उनके लिए डिफरेंट होती है, और कुछ न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, ना वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। तो जो न्यूट्रल होते हैं उनकी जो न्यूट्रल वैल्यू होती है पीएच की वो होती है 7, ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू होती है 7 से नीचे जिसका पीएच होगा वो होंगे एसिडिक। एक सेकेंड, जो 7 से क्या होंगे, 7 से कम जिनकी वैल्यू होगी वो होंगे एसिडिक, ठीक है, और 7 से ऊपर जिनकी वैल्यू होगी वो होंगे बेसिक, या वो बेसिस होंगे, ठीक है। तो बोल रहा अगर ब्लड क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, मतलब पीएच वैल्यू उसकी कम हो जाती है, तो उससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज्ड। हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज, या वो कम हो जाएगी, या आरबीसीज का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, या आरबीसीज का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें से क्या आंसर है आपका, इसमें से आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, जो ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी अगर ब्लड आपका एसिडिक हो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द ऑर्गन विच डिस्ट्रॉयज worn out आरबीसीज इन द बॉडी ऑफ ए वर्टिब्रेट। तो क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि जब आरबीसीज की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है। तो उनको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इसमें, एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन है पेनक्रियाज है, लीवर है, बोन मैरो है, ये स्प्लीन है। तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था पीछे, इसका आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है आरबीसीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन नेट गेन ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड इज, ठीक है। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक क्या था, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था, और एनारोबिक क्या था, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों में क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, लेकिन एनर्जी रिलीज जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा हो रही थी, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कम हो रही थी। एनर्जी क्या था, एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने निकल रहे थे, ये भी हमने पढ़ा था, ऑप्शन में दिया है 2, 4, 6 या 30। तो इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिलीज्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। तो कुछ सेलुलर एक्टिविटीज़ होनी है, कोई प्रोसेस होना है सेल के अंदर, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इमीडिएट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सेल को कहाँ से मिलती है, ऑप्शन है FAD, RNA, NAD या ATP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ATP, ठीक है। ATP से हमें इमीडिएट एनर्जी मिलती है सेल को एक्टिविटीज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ड्यूरिंग स्लीप मैन्स ब्लड प्रेशर इज, जब आदमी सो रहा होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग सो रहे हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, या फ्लक्चुएट करता है। तो इसका राइट आंसर है फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इलियम इज ए पार्ट ऑफ। तो इलियम किसका पार्ट है, जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम। तो इलियम क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, किडनी कैन बी टेकन फ्रॉम ए डाइंग पर्सन हु हैज़ द। बोलता है अगर कोई इंसान मर रहा है, ठीक है, तो उससे हम किडनी ले सकते हैं, मतलब वो किडनी डोनेट कर सकता है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होगी जब वो किडनी डाइंग पर्सन से हम किडनी ले सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि सेसेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ओनली, उसमें सिर्फ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन रुका होना चाहिए उसका, या
सेसेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन ओनली, या उसका जो हार्ट फंक्शनिंग है वो बंद हुई होनी चाहिए। सेसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन ओनली, या उसका रेस्पिरेशन का लंग्स का फंक्शन रुका होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से रिपीट हुआ है। और फिफ्थ ऑप्शन क्या बोलता है, सेसेशन ऑफ किडनी फंक्शन ओनली। तो ये तो हो नहीं सकता, अगर किडनी का फंक्शन ही रुक गया है तो फिर किडनी किस काम की है, ठीक है। किडनी को उस टाइम पे हम डोनेट नहीं कर सकते या किसी डाइंग पर्सन से टेक अवे नहीं कर सकते। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, सेसेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ओनली। जब ब्रेन डेथ हो जाती है तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी किडनी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, ए मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हीमोग्लोबिन होता है और वो क्या करता है, उसमें वो रेड कलर देता है इसको, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के प्रेजेंट होने से होता है, उसकी प्रेजेंस से होता है। तो ऐसे ही प्लांट्स में कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो मतलब जो कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है, सेलुलोज है, क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, या साइटोक्रोम है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है साइटोक्रोम, ठीक है। साइटोक्रोम क्या होता है, साइटोक्रोम से क्या होता है, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जो साइटोक्रोम होता है वो प्लांट्स में कलर इम्पार्ट नहीं करता है, रेड कलर इम्पार्ट नहीं करता है, वो एंथोसाइनिन करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम दूसरे वे से कंपेयर करेंगे तो प्लांट्स में हम हीमोग्लोबिन को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्लोरोफिल के साथ कंपेयर, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है प्लांट्स में जो प्लांट्स को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ब्लड को, ह्यूमन ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है। तो ये दोनों कंपेरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता था, इंजाइम्स विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और फाउंड इन। तो हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही थी, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही थी, सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज टूट रहा था, ठीक है, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, पायरुविक एसिड में। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था वो कहाँ पे हो रहा था, ऑप्शन है आपके पास वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो इसके लिए इंजाइम्स भी कहाँ पे मिलेंगी, साइटोप्लाज्म में मिलेंगी। नेक्स्ट पे चलते। ह्यूमन ब्लड इज विस्कस फ्लूइड, दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू। जो ह्यूमन ब्लड होता है ना, विस्कस होता है। विस्कस क्या होता है, मतलब थोड़ा क्या होता है, थिक टाइप होता है और स्टिकीनेस होती है उसमें, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी किस वजह से होती है, क्या प्रोटीन के प्रेजेंट होने से होती है, एक सेकेंड। हाँ, तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड किसकी वजह से हो रहा है, इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होते हैं प्लाज्मा में, उसकी वजह से विस्कोसिटी होती है ब्लड की। नेक्स्ट पे चलते। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट बॉर्न बेबी हैज़ द रेस्पिरेटरी रेट। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, ऑप्शन है 32 टाइम्स पर मिनट, या 26 टाइम्स पर मिनट, या 18 टाइम्स पर मिनट, या 4 टाइम्स पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है 32 टाइम्स पर मिनट। तो अब एडल्ट्स में कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि एडल्ट्स में रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। तो इससे क्या मतलब शो हो रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तो उनका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए प्लांट हैविंग येलो लीव्स विद डेड स्पॉट्स हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ। तो कोई प्लांट है जिसके लीव्स येलो हो रहे हैं, ठीक है, और उन पे डेड स्पॉट्स भी बने हुए हैं, तो किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की, नाइट्रेट की, या फॉस्फेट की। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की वजह से, क्योंकि मैग्नीशियम ही क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है प्लांट्स को। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नहीं होगा तो उसमें येलोइंग हो जाती है लीव्स की। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है,
द लेटर या सेकंड फॉर्म जो होती है प्राइमरी जाइलम की, जाइलम एलिमेंट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम फाइबर्स। जाइलम हमने पढ़ा था, ये वो टिश्यू था जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प कर रहा था, ठीक है। ये जो जाइलम टिश्यू होता है ना, ये भी स्टेजेस में बनता है। तो जो सबसे पहला जाइलम बनता है उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो सेकेंड स्टेज में बनता है उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेटाजाइलम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल डज द पायरुविक एसिड इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। हमने अभी पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, हमने पढ़ा था। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा था? ग्लूकोज कहाँ पे टूट रहा था? सेल साइटोप्लाज्म में। उसके और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था? पायरुविक एसिड। तो हमने पढ़ा था जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, ये पायरुविक एसिड बन रहा था साइटोप्लाज्म में, उसके बाद ये एंटर कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके वहाँ पे जाके ये टूट रहा था। तो किस में टूट रहा था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 क्वेश्चन क्या बोलता है? एल्विलाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में एल्विलाई किसके रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको याद ही होगा जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो एल्विलाई हमने पढ़ा था क्या था? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे लंग्स में, ठीक है। जो ब्रोंक्यूल्स थे आपके, उनके एंड्स पे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स थे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वहाँ पे क्या हो रही थी? एक्सचेंज हो रही थी। तो एल्विलाई किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लंग्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स होते हैं तो उनके बाहर से क्या होते हैं? बोन का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में रिब्स कितने प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन है आपके पास 13, 11, 12 या 14। तो इसका राइट आंसर है 12, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 12 रिब्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डैश ब्लड। तो जो राइट पोर्शन है ह्यूमन हार्ट का, वो कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है? प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, मिक्स ब्लड या नन ऑफ दीज। तो जब हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, आपको याद ही होगा कि सबसे पहले जो प्योर ब्लड था या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो पल्मोनरी वेन ला रहा था और उसको लेफ्ट ऑरिकल में डाल रहा था, ठीक है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो राइट साइड में कौन सा आएगा? इम्प्योर ब्लड। तो इसका आंसर क्या है? इम्प्योर ब्लड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय। हाँ, तो अभी नेक्स्ट जो पिछला क्वेश्चन था इसमें हमने यही पढ़ा कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रहा था? पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन ला रही थी और कौन रिसीव कर रहा था उसको? लेफ्ट ऑरिकल। तो इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जब हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। क्या क्या बन रहा था? ग्लूकोज बन रहा था, वाटर रिलीज हो रहा था, और ग्लूकोज बन रहा था और ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एक्चुअली आता कहाँ से? क्या ये वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ऑक्सीजन से आता है या लाइट से आता है? तो जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, इसको हमने 2 स्टेजेस में पढ़ा था, 2 फेजेस में पढ़ा था। एक था लाइट रिएक्शन और दूसरा था डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटोलिसिस हो रहा था, मतलब इसका वाटर हाइड्रोलिसिस हो रहा था, वाटर टूट रहा था, ठीक है। तो वाटर टूटने से क्या रिलीज हो रहा था? प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे थे और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। तो ये वही है लाइट फेज। जो हमारा लाइट रिएक्शन था या पहला फेज था, वहाँ पे क्या हो रहा था? वाटर टूट रहा था और वो रिलीज कर रहा था ऑक्सीजन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियोस और ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।